सोचिए एक ओलंपिक धावक के बारे में। हम्म। मतलब एक ऐसी रेस चल रही है जहां उसने अपनी पूरी जान लगा दी है। बिल्कुल एकदम पीक फॉर्म में दौड़ रहा है। हाँ वही, वो हवा से बातें कर रहा है और बिल्कुल नए रिकॉर्ड टाइम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस फिनिश लाइन के एकदम पास पहुंचता है, अचानक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। आह, मतलब रेस खत्म होने से ठीक पहले ही वो बुरी तरह थक जाता है। सही कहा। वो बुरी तरह हांफने लगता है, उसकी स्पीड अचानक से धीमी पड़ जाती है और वो किसी तरह बस वो लाइन पार करके जमीन पर गिर पड़ता है। हम्म। अब वहां बैठे दर्शक हैरान रह जाते हैं कि इस शानदार शुरुआती प्रदर्शन पर ताली बजाएं या उसकी इस हालत पर चिंता करें। ये तो वाकई बहुत अजीब स्थिति हो जाएगी किसी के लिए भी। और पता है, आज इस डीप ड्राइव में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो कुछ ऐसी ही स्थिति के बारे में है। हम बात कर रहे हैं हेरिटेज फूड्स के बारे में। इस तिमाही में उनके साथ बिल्कुल यही हुआ है। हाँ, मैंने भी वो आंकड़े देखे हैं। हमने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल को पूरी तरह से एनालाइज किया है और हमारा मकसद इस डीप डाइव में बस ये समझना है कि कैसे एक इतनी विशाल डेयरी कंपनी अपने इतिहास का सबसे बड़ा रेवेन्यू कमाने के बावजूद, मतलब सबसे ज्यादा बिक्री करने के बावजूद, मुनाफे में इतनी भारी गिरावट का सामना कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये विरोधाभास ही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, किसी भी बिजनेस में जब आप बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो आमतौर पर उम्मीद यही होती है कि तिजोरी भी मुनाफे से भर जाएगी। बिल्कुल, हर कोई यही सोचेगा। अलग है, वो भारत की एक बहुत बड़ी और पुरानी डेयरी कंपनी है और उनके इस पहली तिमाही के नतीजे पहली नज़र में देखें तो बहुत ही शानदार लगते हैं। मतलब उनका रेवेन्यू यानी जो उनकी कुल बिक्री है वो इस तिमाही में 18% बढ़ गई है। 18% की ग्रोथ, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और ये बढ़कर लगभग 13,381 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। असल में कंपनी के पूरे इतिहास में ये अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू है। उन्होंने बिक्री के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यहीं पर वो धावक वाली उपमा फिट बैठती है। गले में पैसा तो बहुत आ रहा है, लोग उनका सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम मुनाफे की बात करते हैं, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मैं देख रही थी कि उनका जो इबिटा है, यानी जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, वो 16% गिरकर 619 मिलियन रुपए रह गया है और उनका मार्जिन लगभग 1.8% सिकुड़कर मात्र 4.6% पर आ गया है, जो कि डेयरी इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बड़ा ड्रॉप है। और इस सब में सबसे बड़ा झटका तो उनके पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगा है। जो टैक्स चुकाने के बाद शुद्ध मुनाफा बचता है ना, उसमें लगभग 38% की भारी गिरावट आई है। ये 406 मिलियन से गिरकर सीधे 250 मिलियन पर आ गया है। मतलब कमारी आसमान पर और मुनाफा जमीन पर। ये गणित कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, अगर हम इस गणित के पीछे की सच्चाई को समझें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ टॉप लाइन यानी कुल रेवेन्यू ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, जब कोई कंपनी बहुत सारा सामान बेच रही हो लेकिन उसकी बॉटम लाइन यानी उसका शुद्ध मुनाफा लगातार कम हो रहा हो, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि उस बिजनेस को चलाने की जो लागत है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक स्पीड से बढ़ रही है। तो आपका मतलब है कि खर्चे उनकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं? एकदम सही कहा आपने। हेरिटेज फूड्स के मामले में वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेच तो दबा कर रहे हैं, लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए ना, उसकी कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। और डेयरी इंडस्ट्री में वो कच्चा माल और कुछ नहीं बल्कि सीधा किसानों से आने वाला कच्चा दूध ही तो है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध की इसी महंगाई ने उनके सारे मुनाफे को अंदर ही अंदर खा लिया। आंकड़े भी हमें यही बता रहे हैं कि दूध खरीदने की जो उनकी औसत कीमत है वो 7% बढ़ के लगभग 40 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बाप रे, 7% की बढ़ोतरी। पर अचानक से दूध इतना महंगा क्यों हो गया? क्या मतलब गाय भैंसों ने दूध देना कम कर दिया है क्या? असल में सुनने में अजीब लगेगा, पर हुआ कुछ ऐसा ही है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक और मौसमी कारण है। देखिए, डेयरी इंडस्ट्री में एक टर्म यूज होता है जिसे हम फ्लश सीजन कहते हैं। फ्लश सीजन? ये क्या होता है? ये वो समय होता है जब मौसम ठंडा होता है, हरा चारा आसानी से और भरपूर मिलता है और जानवर नेचुरली ज्यादा दूध देते हैं। आमतौर पर भारत में अप्रैल और मई के महीने में एक मिनी फ्लश आता है जहां दूध का उत्पादन बढ़ता है। अच्छा, तो इस टाइम सप्लाई बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन इस बार एल नीनो के कारण मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ गया।
बारिश कम हुई, भीषण गर्मी पड़ी और वो जो मिनी फ्लश आना था वो कभी आया ही नहीं। यानी जिस समय बाजार में दूध की सप्लाई बढ़नी चाहिए थी और सप्लाई बढ़ने की वजह से कीमतें गिरनी चाहिए थी, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा इस भयंकर गर्मी के कारण चारा सूख गया और दूध का उत्पादन सीधा नीचे चला गया। और इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या जुड़ गई थी। देखिए, भैंसें जो होती हैं वो गर्मी और हीट स्ट्रेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब तापमान अचानक बहुत बढ़ता है और पानी की कमी होती है तो उनके दूध देने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मतलब भैंसों पर गर्मी का ज्यादा असर हुआ। बिल्कुल। और इस मौसमी मार का नतीजा ये हुआ कि भैंस के दूध की मात्रा में 20% की भारी गिरावट आ गई। 20%? ये तो एक बहुत बड़ा संख्या है ना? अब बाजार में दूध की मांग तो कम नहीं हुई। लोगों को तो सुबह शाम चाय पीनी है और दही जमाना है। तो जब भैंस का दूध मार्केट में नहीं मिल रहा था तो वो सारी की सारी मांग और सारा प्रेशर अचानक से गाय के दूध पर आ गया। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल यही कहता है कि जब किसी चीज की मांग अचानक बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। एकदम सही। इसी वजह से गाय के दूध की कीमत में लगभग 1 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। और सिर्फ दूध ही नहीं, स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी एसएमपी की लागत भी इस दौरान बढ़ गई। और हाँ, ग्लोबल हलचल की वजह से उनकी पैकेजिंग कॉस्ट भी बढ़ी है, जिसने आग में घी का काम किया और मार्जिन को और नीचे गिरा दिया। लेकिन देखिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। अगर मुझे एक फैक्ट्री चलानी है और मेरा कच्चा माल, मान लीजिए कि लोहा है या प्लास्टिक है, वो अचानक बहुत महंगा हो गया है, तो मैं क्या करूंगी? आप अपना प्रोडक्शन थोड़ा स्लो कर देंगी? हाँ, मैं कुछ महीनों के लिए अपना उत्पादन थोड़ा धीमा कर दूंगी या कच्चा माल कम खरीदूंगी। तो अगर कच्चा दूध इतना ही महंगा हो गया है और कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं, तो हेरिटेज किसानों से दूध खरीदना थोड़ा कम क्यों नहीं कर देती? जब तक कीमतें वापस नॉर्मल ना हो जाएं, तब तक वो एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो एक बहुत ही लॉजिकल विचार है, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री की जो जमीनी हकीकत है वो एक मोबाइल बनाने के कारखाने से बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ आप जब चाहें असेंबली लाइन का स्विच बंद नहीं कर सकते। यहाँ आपका कच्चा माल कोई निर्जीव प्लास्टिक या लोहा नहीं है, वो सीधे किसानों और उनकी गाय भैंसों से हर दिन सुबह और शाम आता है। ये एक ऐसी सप्लाई चेन है जो पूरी तरह से लगातार चलने पर और सबसे बड़ी बात, भरोसे पर टिकी है। हाँ, ये बात तो है। जानवर तो हर दिन दूध देगा ही, उसको थोड़ी पता है कि मार्केट में क्या दाम चल रहा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि आज दूध महंगा होने के कारण हेरिटेज किसी किसान से दूध लेने से मना कर देती है, तो वो किसान क्या करेगा? वो अपने दूध को नाली में तो नहीं बहा देगा ना? नहीं, वो तुरंत किसी और को बेच देगा। सही कहा, किसी दूसरी कंपनी को, जैसे अमूल या मदर डेयरी, या फिर अपने गांव के किसी हलवाई को दे आएगा। और जब 3 महीने बाद सर्दियां आएंगी, दूध का उत्पादन वापस बढ़ेगा और कीमतें गिरेंगी, तब वो किसान हेरिटेज के पास वापस क्यों आएगा? उसका भरोसा तो टूट गया है ना। ओह, तो ये पूरी तरह से रिश्तों और नेटवर्क का खेल है। किसान के साथ एक बार रिश्ता टूटा तो आपकी सालों की बनाई हुई फ्यूचर सप्लाई लाइन हमेशा के लिए कट जाएगी। यही वजह है कि संकट के इस दौर में भी ऐसी कंपनियां अपना नुकसान सहकर भी दूध लगातार खरीदती रहती हैं। और हेरिटेज तो इस मामले में एक कदम और आगे जा रही है। आगे जा रही है? मतलब उन्होंने खरीद और बढ़ा दी है? जी हाँ, उन्होंने इस भारी संकट और बढ़ती कीमतों के बावजूद इस तिमाही में 5000 नए किसानों को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। वाह, नुकसान में भी नए किसान जोड़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आगे की तिमाही में 5000 और नए किसानों को जोड़ने की योजना है। ये लोग किसानों को सिर्फ दूध का पैसा नहीं दे रहे हैं, उन्हें अच्छी नस्ल के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधा दे रहे हैं। एक वेट प्लस नाम का इनका ऐप है, जिसके जरिए ये किसानों को पशु चिकित्सा यानी वेटनरी सर्विसेज दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया है उन्होंने। हाँ, और उन्हें रियायती दरों पर पशु आहार यानी कैटल फीड भी मुहैया करा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसान हर हाल में कंपनी से खुश रहे और जुड़ा रहे। ये आज का थोड़ा सा नुकसान सहकर कल के लिए एक बहुत ही मजबूत और ना टूटने वाली सप्लाई चेन तैयार करने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये तो वाकई बहुत ही शानदार और दूर की सोच है। मतलब वो आज का ये जो भी दर्द है वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आगे चलकर उनका नेटवर्क सबसे मजबूत रहे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही घूम कर आता है कि इस बीच जब तक मौसम ठीक नहीं होता, कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है? यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है कहानी में।
हाँ, क्योंकि अगर कच्चा माल लगातार महंगा होता जा रहा है और आप किसानों को दूध लाने से मना भी नहीं कर सकते, तो कंपनी खुद को इस महंगाई के दलदल में पूरी तरह डूबने से बचा कैसे रही है? यहाँ पर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बचाव का हथियार सामने आता है, जिसे डेयरी की भाषा में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या वीएपी कहा जाता है। वीएपी? इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा कच्चा लोहा है और बाजार में कच्चे लोहे की कीमतें एकदम गिर गई हैं, आपको उसको बेचने पर बहुत कम मुनाफा मिल रहा है। हाँ। तो आप उस कच्चे लोहे को सीधे कबाड़ी या फैक्ट्री में बेचने के बजाय उसके पार्ट्स बनाकर या उसी लोहे से महंगी मशीनरी बनाकर बेचने लगें, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीनरी वाले मार्केट में मार्जिन्स हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं कच्चे लोहे के मुकाबले। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। कच्चे दूध को प्लास्टिक की थैली में पैक करके बेचना ना बिल्कुल उस कच्चे लोहे को कबाड़ी को बेचने जैसा ही है। सही में? हाँ, देखिए 1 लीटर लिक्विड दूध की थैली बेचने पर कंपनी को मुश्किल से 3% के आसपास का मार्जिन मिलता है। बस 3%? ये तो बहुत कम है। लेकिन जब आप उसी 1 लीटर दूध को प्रोसेस करके उसको थोड़ा वैल्यू ऐड करके पनीर बना देते हैं या दही और आइसक्रीम में बदल देते हैं, यानी जैसे आपने कहा कि उसे मशीनरी बना देते हैं, तो उनका वही प्रॉफिट मार्जिन सीधे 8% से ऊपर निकल जाता है। अरे वाह, सीधा 2-2.5 गुना ज्यादा मुनाफा। और हमने जो रिपोर्ट देखी उसके आंकड़े चीख चीख कर यही बता रहे हैं कि कंपनी की ये वीएपी वाली स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही है। मैं पढ़ रही थी कि इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू में 40% का जबरदस्त उछाल आया है। 40%? ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। और इसकी बिक्री 5536 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पर नजर डालें तो पनीर की बिक्री 33% बढ़ी है, दही की 26% बढ़ी है और आइसक्रीम ने तो 25% की छलांग लगाई है। लेकिन इन सब में एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हाँ, छाछ या बटर मिल्क। छाछ की बिक्री 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। इसमें 108% की भारी उछाल आई है। 108%? अब देखिए, छाछ की इस बढ़त के पीछे सिर्फ उस भीषण गर्मी का हाथ नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि गर्मी थी इसलिए छाछ बिक गई। तो और क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बिकता क्योंकि मौसम गर्म है। वो तब बिकता है जब वो सही समय पर उस छोटी सी दुकान पर मौजूद हो जहां ग्राहक उसे ढूंढ रहा है। और यहीं पर हेरिटेज के उस विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत नजर आती है। उन्होंने अपने इस नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करके छाछ को टियर 2 और टियर 3 शहरों के छोटे छोटे किराना स्टोर्स तक पहुंचा दिया। हाँ, अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है आखिर में। बिल्कुल। अगर आप इस पूरी तस्वीर को जरा गौर से देखें तो अब हेरिटेज के कुल रेवेन्यू में इन महंगे वीएपी प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी लगभग 43.6% हो गई है। वाह, आधे के करीब। और अगर हम इसमें पैकेज्ड घी और मक्खन को भी जोड़ लें तो ये हिस्सेदारी 49% तक पहुंच जाती है। ये जो वीएपी पोर्टफोलियो है ना, ये इस समय कंपनी के लिए एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। कच्चे दूध के बढ़ती लागत के झटके को सहने की सारी ताकत उन्हें इसी 8% वाले मार्जिन से मिल रही है। पर एक बात मुझे अभी भी थोड़ी अजीब लग रही है। देखिए, दूध महंगा हो रहा है, ओवरऑल मुनाफा गिर रहा है, तो ये वीएपी का जादू अचानक से एक ही तिमाही में कैसे चल गया? क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत अच्छी थी कि गर्मी ज्यादा पड़ी और उनके पास छाछ और आइसक्रीम का स्टॉक पहले से पड़ा था? नहीं, ये बिल्कुल भी कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी और काफी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। अच्छा, मतलब ये प्री प्लान्ड था? हाँ, कंपनी पिछले काफी समय से इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में अपनी जमीन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही थी। उन्होंने हाल ही में कुछ बहुत ही बड़े कदम उठाए हैं जो साफ दिखाते हैं कि उनका ध्यान पूरी तरह से इस प्रीमियम मार्केट पर ही है। जैसे कि क्या कदम उठाए उन्होंने? उदाहरण के तौर पर उन्होंने हेरिटेज नोवैंडी नाम की एक कंपनी में अपना स्वामित्व बढ़ाकर पूरा 100% कर लिया है। अब ये कोई साधारण दही जमाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक प्रीमियम हाई प्रोटीन योगर्ट ब्रांड है जो शहरों में काफी चल रहा है। ओ, तो वो नीचे मार्केट टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पीनट बटर एंड जेली यानी PB&J नाम की कंपनी में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71% कर ली है। PB&J, हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। और ये कोई आम डेयरी ब्रांड नहीं है, ये एक डिजिटल फर्स्ट योगर्ट और डेजर्ट ब्रांड है। और भारत में इस डिजिटल फर्स्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो उन युवा ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं
जो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स ऐप्स पर अपने लिए रात में फैंसी डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। सही पकड़ा आपने। उनका टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर है। और सिर्फ एक्विजिशन ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद में अपना एक नया और बहुत बड़ा आइसक्रीम प्लांट भी शुरू किया है। और इसकी कैपेसिटी सुनकर आप हैरान रह जाएंगी, 30 मिलियन लीटर सालाना। 30 मिलियन लीटर! बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्लांट है। हाँ, हालांकि अभी ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता के सिर्फ 40% पर ही काम कर रहा है। लेकिन कंपनी का जो लंबा लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले कुछ सालों में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2013 तक, सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम के बिजनेस से ही 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जाए। 500 करोड़ सिर्फ आइसक्रीम से? ये तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लग रहा है मुझे। है ना? और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जो इस पूरे साइकिल को जोड़ती है। हमने शुरू में बात की थी कि कैसे गर्मी और एल नीनो से चारा सूख गया था, जिसकी वजह से दूध का उत्पादन गिरा। हाँ, उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब इसका दूसरा पहलू देखिए। उनका एक और बिजनेस है, हेरिटेज न्यूट्रीवेट, जो कि उनका पशु आहार या कैटल फीड का बिजनेस है। उसका रेवेन्यू इस तिमाही में 37% बढ़कर 728 मिलियन रुपए हो गया। हाँ, मतलब जब किसान को अपने खेत से हरा चारा नहीं मिला तो उसे मजबूरन इनका बनाया हुआ कमर्शियल फीड खरीदना पड़ा। एकदम सही। यानी एक तरफ मौसम खराब होने से कंपनी को कच्चे दूध में थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनका यही कैटल फीड वाला बिजनेस बूम कर रहा है, क्योंकि किसानों को चारा तो चाहिए ही जानवरों के लिए। ये तो एक नेचुरल हेज बन गया उनके लिए। एक जगह से गया तो दूसरी जगह से आ गया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब बड़ी बड़ी और अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज को देखकर मेरे मन में एक छोटा सा शक पैदा होता है। कंपनी का जो मुनाफा है वो पहले ही 38% गिर चुका है तिमाही दर तिमाही। उनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने नया बड़ा आइसक्रीम प्लांट बनाया, इन प्रीमियम योगर्ट ब्रांड्स को खरीदने में बहुत सारा कैश लगाया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो काफी तगड़ी की उन्होंने। तो ऐसे मुश्किल समय में जब आपके मार्जिन्स इतने टाइट हैं और आपको अपने पैसे बचा के रखने चाहिए, तो क्या ऐसे में नए एक्विजिशंस करना और प्रीमियम ब्रांड्स खरीदना एक तरह की बेवकूफ़ी या मैं कहूँ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? अगर कोई सिर्फ इस तिमाही की बैलेंस शीट को देखेगा ना, तो उसे ये वाकई में एक भटकाव या गलत कदम लग सकता है। लेकिन कमोडिटी बिजनेस, चाहे वो डेयरी हो या लोहा हो, उसे कभी भी सिर्फ एक या दो तिमाही के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसका एक लंबा साइकिल होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये बुरा वक्त निकल जाएगा? हाँ, दूध की कीमतें हमेशा आसमान पर थोड़ी रहेंगी। मौसम बदलेगा, सर्दियां वापस आएंगी, भैंसें फिर से ज्यादा दूध देंगी और तब कीमतें एकदम से नीचे आएंगी। और कंपनी का मैनेजमेंट इस साइकिल को बहुत अच्छी तरह समझता है। अच्छा। उनका लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अपने कुल रेवेन्यू का 50% हिस्सा इन प्रीमियम VAP प्रोडक्ट से आना चाहिए। और जब सच में कच्चे दूध की कीमतें मार्केट में नीचे आएंगी, तब कंपनी के पास वो महंगी मशीनरी, यानी वो PB&J जैसे योगर्ट ब्रांड्स, वो हैदराबाद का बड़ा आइसक्रीम प्लांट और वो उनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हाँ, तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर वो लोग आज पैसे बचाने के चक्कर में अपना ये सारा इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, तो कल जब बाजार में इन प्रीमियम प्रोडक्ट से मोटा मुनाफा कमाने का सही समय आएगा, तब तक वो अपने कॉम्पिटिटर से इस दौड़ में बहुत पीछे छूट चुके होंगे। इसलिए आज के ये सारे निवेश कल की उस बड़ी छलांग के लिए लिया गया एक लंबा रनअप है। अब जाके ये बात मेरी समझ में आई। मतलब वो लोग तूफान के बीच में अपने जहाज को किनारे पर लगाकर छुपने के बजाय उसमें और भी मजबूत और नए इंजन लगा रहे हैं, ताकि जब तूफान रुके तो वो सबसे आगे निकल सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। लेकिन फिर एक प्रैक्टिकल सवाल आता है दिमाग में। इन सब बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज, बढ़ते हुए खर्चों और उस महंगे कच्चे दूध का जो फाइनल बिल है, वो आखिर में भर कौन रहा है? मतलब इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, बिजनेस का एक कौरवा सच यही है कि जब भी लागत बढ़ती है तो एंड में उसका थोड़ा हिस्सा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की जेब से ही निकलता है। और हेरिटेज ने भी बाजार में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। कितनी बढ़ाई हैं? उन्होंने लिक्विड दूध की कीमतों में औसतन 4% और इन VAP यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगभग 5% की वृद्धि की है। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। जुलाई के महीने में भी उन्होंने कई स्टेट्स में कीमतें बढ़ाई हैं। पर यहाँ पर खतरा भी तो है। अगर वो ऐसे ही बार बार कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो क्या लोग उनका ब्रांड छोड़कर अमूल या सुधा जैसे दूसरे सस्ते विकल्पों की तरफ नहीं चले जाएंगे? यहीं पर एक स्मार्ट कंपनी का बैलेंस नजर आता है। कंपनी ये जो दाम बढ़ा रही है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे और सोच समझ कर रही है।
वो अपने ग्राहकों को एक साथ कोई बहुत बड़ा झटका नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें ज्यादा चुभन ना हो और वो ब्रांड के साथ जुड़े रहें। और इस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे फाइनेंस की भाषा में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज। मैंने स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के लोगों को ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते सुना है, पर असल में ये काम कैसे करता है? मुझे तो ये हमेशा कोई भारी भरकम गणित का फॉर्मूला ही लगता है। नहीं नहीं, ये उतना मुश्किल नहीं है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक बस चला रहा है, ठीक है। अब उस बस को चलाने का एक फिक्स्ड खर्चा होता है, चाहे उस बस में सिर्फ 10 लोग बैठे हों या वो पूरी बस 50 लोगों से खचाखच भरी हो। हाँ, ड्राइवर की सैलरी और बस की ईएमआई तो उतनी ही देनी पड़ेगी उसको। बिल्कुल। हेरिटेज के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है। उन्होंने अपनी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि अब उनकी जो कंपनी रूपी बस है ना, वो पूरी तरह से भरी हुई है। उनके जो ये फिक्स खर्चे होते हैं, जैसे कि हजारों कर्मचारियों की सैलरी, फैक्ट्रीज का किराया, उनके ट्रक्स का खर्चा, ये सब उनकी बढ़ती बिक्री के आगे अब थोड़े कम लगने लगे हैं। अच्छा, नंबर्स में कैसा दिख रहा है ये? पहले उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 9.64% हिस्सा इन ऑपरेटिंग खर्चों में चला जाता था, लेकिन अब बिक्री बढ़ने से ये घटकर सिर्फ 9.01% रह गया है। यानी उनकी मशीनरी अंदर से बहुत ज्यादा इफिशिएंट और तेज हो गई है। तो फिर ये जो नई एफिशिएंसी है, ये उनके मुनाफे में नजर क्यों नहीं आ रही अभी तक? क्योंकि जैसा मैंने कहा, अभी कच्चा दूध बहुत महंगा है। अगर हम वापस उसी बस वाले उदाहरण पर जाएं, तो अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। इसलिए बस पूरी भरने के बाद भी जो सारा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, वो बस उस महंगे पेट्रोल का बिल चुकाने में चला जाता है। ओह, अब समझी मैं। लेकिन बस जरा ये सोचिए कि 6 महीने या 1 साल बाद क्या होगा, जब मौसम ठीक होगा और दूध की कीमतें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, तब क्या होगा? तब वो उन 50 सवारियों का पूरा पैसा सीधे उस ड्राइवर की जेब में जाएगा, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। क्योंकि उन्होंने अपनी फिक्स्ड खर्चे तो पहले कम कर लिए ना, अपनी बिक्री बढ़ाकर, और जैसे ही कच्चा माल सस्ता होगा, वो सारा का सारा बचा हुआ पैसा सीधा उनकी बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे में जाकर जुड़ जाएगा। वही ऑपरेटिंग लेवरेज का असली जादू होगा। और इसी वजह से जो बड़े मार्केट एनालिस्ट हैं, वो इस पूरी स्थिति को शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी का एक सबसे सटीक उदाहरण मान रहे हैं। सही बात है। जो लोग किसी भी बिजनेस की इस साइकिल और बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं, वो आज के इस गिरते हुए मुनाफे के आंकड़े देखकर घबराएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बल्कि वो इस बात पर नजर रखेंगे कि कंपनी मार्केट शेयर कितनी तेजी से बढ़ा रही है। तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा से अगर हम किसी भी बिजनेसमैन या लिसनर के लिए एक बड़ा सबक निकालना चाहें, तो वो ये है कि अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे कच्चे माल पर पूरी तरह निर्भर करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री में मौसम या पशुओं पर, हाँ, जो आपके हाथ में नहीं है, तो खुद को आने वाले तूफानों से सेफ रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को वक्त के साथ प्रीमियम बनाना होगा। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने ही होंगे जहां आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना सॉलिड हो कि वो कच्चे माल की अचानक आने वाली महंगाई के किसी भी झटके को आसानी से सहन कर सके। और हेरिटेज फूड्स यही कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद सप्लाई चेन को बनाना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर लगातार फोकस करना ही किसी भी बिजनेस को इस तरह की कमोडिटी साइकिल से बचा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को यहाँ ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अलग और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला थॉट आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे बस एक एल नीनो ने, एक सीजन की कम बारिश ने और एक भीषण गर्मी ने अचानक से पूरी डेयरी सप्लाई चेन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भैंसों ने दूध देना कम कर दिया और एक चलती फिरती बड़ी कंपनी का मुनाफा 38% गिर गया। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज कोई आने वाले कल की साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आज की और अभी की सच्चाई है। हाँ, ये तो हम हर साल अपने आसपास देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में मौसम और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो कभी अचानक से बेहिसाब बारिश होगी, जिस पे किसी का कोई जोर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या आने वाले 20 या 30 सालों में इन पारंपरिक डेयरी कंपनियों को सिर्फ गांव-गांव जाकर किसानों से दूध इकट्ठा करने वाले नेटवर्क से थोड़ा आगे बढ़कर नहीं सोचना पड़ेगा? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि क्या मौसम की इस रोजाना की मार से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए इन्हें फूड टेक या
प्रिसिजन फर्मेंटेशन जैसी सिंथेटिक बायोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं मुड़ना पड़ेगा? आप लैब में बनने वाले दूध की बात कर रही हैं? हाँ, एक ऐसी एडवांस टेक्निक जहां असली और प्योर दूध सीधा गाय या भैंस से नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड लैब में माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाए। एक ऐसा दूध जिस पर बाहर के मौसम का कोई असर ही ना पड़े, फिर चाहे बाहर एल नीनो हो या कोई बड़ा तूफान आया हो, लैब में दूध बनता रहेगा और उसका दाम हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और फ्यूचर को देखने वाला सवाल है। अगर मौसम की ऐसी ही अजीब स्थिति और एनवायरनमेंट पर दबाव लगातार बढ़ता रहा, तो एक ना एक दिन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और अपने बिजनेस को बचाने के लिए डेयरी इंडस्ट्री को अपनी ये हजारों साल पुरानी परिभाषा शायद बदलनी ही पड़े, है ना? है ना? और ये प्रिसिजन फर्मेंटेशन या लैब ग्रोन डेयरी अब कोई सपना नहीं रहा। दुनिया के कई हिस्सों में स्टार्टअप्स इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चेंज कभी भी इंडस्ट्री में आ सकता है। और बस इसी नई सोच के साथ हम अपने उस डीप डाइव की शुरुआत वाली उस उपमा पर वापस लौटते हैं। वो ओलंपिक का धावक जो रेस के आखिर में बिल्कुल लाइन के पास पहुंचकर बुरी तरह हाँफ रहा था ना, शायद उसने अपनी आखिरी एनर्जी इसलिए नहीं खोई थी कि वो सच में बहुत कमजोर पड़ गया था। हाँ, शायद दौड़ते दौड़ते अचानक उसे ये एहसास हो गया है कि उसकी ये रेस कोई 100 मीटर का छोटा सा स्प्रिंट नहीं है, बल्कि आगे आने वाले कल की एक कभी ना खत्म होने वाली लंबी मैराथन है। और वो वहां लाइन पर गिर नहीं रहा है, बल्कि वो तो बस अपने अगले और भी लंबे सफर पर निकलने के लिए वहां रुककर एक गहरी सांस ले रहा है। एक नई लीप लेने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस, कमोडिटी साइकिल और इस मौसम के बदलते हुए खेल पर खुद भी जरूर विचार कीजिएगा।